नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके अपने पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे लोन पर और साथ ये भी बताएंगे आपको कि 2014 का साल कैसा रहा आपके लिए। हमारे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान है अभिषेक द्विवेदी, वीपी ऑपरेशंस एंड पार्टनर मैनेजमेंट, बैंक बाजार.com। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही आपको नए साल की शुभकामनाएं। सबसे पहले 2014 जब हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ इस पर्टिकुलर साल में, चाहे फिर अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा बदली हो या फिर बजट में जो अनाउंसमेंट्स आई जिसमें इंटरेस्ट पर, जो होम लोन का इंटरेस्ट है उस पर छूट वो भी बढ़ी है। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं 2014 को लोन सेगमेंट के लिए, ओवरऑल इस सेक्टर के लिए? कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, आपका ओवरऑल नजरिया क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप ओवरऑल पूछना चाहें तो ये इंडस्ट्री के लिए, होम लोन के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। सबसे पहले अगर आप जैसे आपने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट है, तो जब भी आप बायर्स होम लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट पर उनको टैक्स की छूट मिलती है। पहले ये जो अमाउंट थी वो 1.5 लाख हुआ करती थी, अब ये अमाउंट 2 लाख हो गई है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा होम लोन बायर्स के लिए और वो कोशिश करें कि वो होम लोन लें और इससे ओबियसली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात हुई। ये जो 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी सालों से स्टैग्नेंट था और काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे इसके बढ़ने की, तो ये एक अच्छा सेविंग होगा कस्टमर्स के लिए और इससे लोग ज़्यादा होम लोन लेंगे। दूसरी बात ये अच्छी हुई है कि आप ये देखो कि जो FDI होता है उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियली जिसका नॉर्म था उसको रिलैक्स कर दिया गया है। तो पहले जो था वो मिनिमम 50,000 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें FDI कर सकते थे इन्वेस्ट, अब वो कम हो गया और उसका जो लिमिट है वो 20,000 हो गया है। तो उससे क्या है कि ज्यादा FDI इन्वेस्टमेंट होगी उस सेक्टर्स में और इससे भी रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। सो ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर और होम लोन पिछला साल एक काफी अच्छा रहा है। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यस, उसकी भी डेफिनेशन चेंज हुई है, क्योंकि आप पहले देखो तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, डेफिनेशन वो काफी कम थी उस हिसाब से। जैसे कि आपने महंगाई देखी है दिल्ली में या बॉम्बे में, शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग उसको डिफाइन करते हैं जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास परचेज कर सके जिस पे। तो वो डेफिनेशन चेंज होने से भी काफी रियायतें मिलेंगी होम लेने में या फिर होम लोन लेने में उस केस में। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये 2014 काफी अच्छा साल रहा होम लोन बायर्स के लिए। 2015 की अगर हम बात करें, अब RBI की पॉलिसी आने में ज्यादा समय नहीं रह गया, एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्डअप हो गई हैं कि शायद इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कुछ कटौती हो। एज एन एक्सपर्ट आप क्या मान रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं RBI से कि क्या अगली पॉलिसी में कोई रेट कट हो सकता है? और ओवरऑल 2015 में आपको लगता है कि बजट से पहले कोई मेजर अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए, दो पहलू हैं इसके। एक तो जो ओवरऑल जो कंडीशंस, इकोनॉमिक सिनेरियो है इंडिया का, वो कैसे जा रहा है, और दूसरी जैसा कि आपने बताया कि रेट कट्स होंगे क्या नहीं होंगे शॉर्ट टर्म में। तो डेफिनेटली अगर आप देखो तो ओवर द लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। अगर आप देखो तो जो इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम लो है। अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन लो तो वो लास्ट 3 साल में सबसे कम है, अराउंड 4.63 था नवंबर का परसेंटेज। अगर आप WPI इन्फ्लेशन लो तो वो लास्ट 5 ईयर्स का सबसे मिनिमम है, अक्टूबर का 1.7 के करीब में था। तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है तो सब कुछ काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप ये देखो तो RBI के जो हमारे गवर्नर हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। वो बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम मुझे और देना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबल और होना चाहिए, उसके बाद हम रेट कट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो तो बिजनेस सेक्टर में या फिर इवन गवर्नमेंट बोल रही है और डिमांड कर रही है कि हमें रेट कट चाहिए, लेकिन RBI जो है अभी उन्होंने थोड़ा सा होल्ड करके रख रखा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद एकदम से नहीं हो, लेकिन मे बी ग्रेजुअली डेफिनेटली उनको रेट्स को ईज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बिकॉज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो अगला साल काफ़ी अच्छा होगा ओवरऑल लोन्स के लिए और ओवरऑल ऑब्वियसली रियल एस्टेट और कार इंडस्ट्री के लिए भी। आप काफी पॉजिटिव लग रहे हैं अभिषेक, लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर साल में जो भी एक्शन हुआ और 2015 से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एक और अहम हिस्सा है होम लोन के लिए। डेफिनेटली ये साल अच्छा रहा, लेकिन और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं लोन के अंदर ही। आप अगर 2015 की बात करें, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट बहुत सारे क्लाइंट्स भी आपको अप्रोच करते हैं, सबसे ज्यादा इंक्वायरीज कौन से सेगमेंट में आपको देखने को मिल रही हैं और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे दर्शकों को? क्योंकि अब ऑनलाइन भी काफी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। काफी लोग लोन लेने से पहले ऑनलाइन जरूर चेक कर लेते हैं, भले शायद लोन की बात करें या इंश्योरेंस की। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी आप आ गई हैं, उस पर थोड़ा सा आप टिप्स दें हमारे दर्शकों को और साथ ही कुछ सुझाव भी कि अगर आप वो लोन लेने की सोच रहे हैं तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने पूछा, इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ हुई है सिर्फ सिक्योर्ड में नहीं हुई है, जो होम लोन या कार लोन हुए, अनसिक्योर्ड में काफ़ी हुई है। और जब भी इकोनॉमी बूस्ट होती है तो बैंक जो लेंडर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अनसिक्योर्ड भी काफ़ी देते हैं। तो अगर आप अनसिक्योर्ड देखो, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वो अनसिक्योर्ड होते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है बैंक के पास या लेंडर्स के पास। तो अनसिक्योर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है लास्ट ईयर में। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2015 भी काफ़ी ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छा आउटलुक रहेगा। जैसा कि आपने सही बताया कि अगर इस पीरियड में किसी को लोन लेना है तो सबसे पहले मैं उनको रेकमेंड करूंगा, जैसा कि आपने बताया, वो डेफिनेटली ऑनलाइन जाएं, क्योंकि ऑनलाइन अब अगर आप देखो ओवरऑल हर एक स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है पिछले कुछ सालों में। इवन फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो चाहे आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो, चाहे आप लोन लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन पे आपको कस्टमाइज कोट मिलेगी, कि इसका मतलब कि जो भी आपका प्रोफाइल है, आप जिस कंपनी में काम करते हो, जितनी आपकी इनकम है, उसके बेसिस पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं वो आपको कितना लोन दे सकते हैं, किस रेट पे दे सकते हैं, कितने टेन्योर के दे सकते हैं, कितनी प्रोसेसिंग फी हो आपकी होगी, प्रीक्लोजर फी क्या होगा, सारा आपको घर बैठे आपको इससे मिल सकता है। और एक बार आप सारी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ले लो, उसका डेफिनेटली आप नेगोशिएट कर सकते हो और बेस्ट ले सकते हो। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि आप हमेशा ये देखो कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप कितना रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको एक बार आपने लोन ले लिया तो ऐसा नहीं कि फिर आपको फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने जब भी लोन लिया है आप इंश्योर करो कि आप ईएमआई टाइम पे करो, जिससे आपका डिफॉल्ट नहीं हो। और जैसे आपने क्रेडिट कार्ड भी लिया है तो आप उसका मिनिमम ड्यू पे नहीं करो, उसका टोटल ड्यू पे करो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखो तो आपके लिए एक अच्छा 2015 साल रहेगा। अभिषेक, एक बात और, इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं नए साल में जाने से पहले वो कर्ज भी अपना चाहते हैं कि रीपे कर दें। जो लोन क्लोज कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? एग्जैक्टली पेपर वर्क काफी सारा होता है और कई सवाल हमें मिलते हैं इस तरह से कि उन्होंने लोन क्लोज किया था लेकिन शायद प्रॉपर एनओसी कलेक्ट नहीं की, वहां पर कहीं चूक हो जाती जिसकी वजह से आगे चलकर कभी सिविल में प्रॉब्लम होती है, नया लोन लेने में दिक्कत होती है। उनके लिए भी आपकी क्या एडवाइस है? जी हाँ, देखिए, दो बातें हैं। जब भी आप लोन क्लोज कर रहे हो तो खासकर सिक्योर्ड के केस में आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को देते हो या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप डॉक्यूमेंट देते हो। जब भी आप लोन क्लोज कर रहे हैं आप दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही अहम है। पहली बात यह है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं लेंडर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो डॉक्यूमेंट्स आपको उनसे वापस लेने ही चाहिए। दूसरी बात है कि जब भी आप लोन क्लोज करते हो उसको आपको लोन क्लोजर स्टेटमेंट देते हैं आपको कि आपका लोन क्लोज हो चुका है। तो बैंक की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने जो भी लोन लिया था वो लोन आपका क्लोज हो चुका है। क्योंकि जब तक ये दो चीजें नहीं होती हैं, कई बार क्या होता है कि बैंक जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से आपका लोन अगर ओपन रह गया तो सिविल में इंक्वायरी आते रहे कि आपका लोन ओपन है आप लेकिन आप रीपे नहीं कर रहे हो, उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है और बाद में आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जब भी आप लोन क्लोज कर रहे हो आप इंश्योर करो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हों और जो भी आपके लोन क्लोजिंग स्टेटमेंट सर्टिफिकेट जो आप डेफिनेटली वो बैंक से आप वापस लो। तो कुछ अच्छी और यूजफुल टिप्स 2015 के लिए, चाहे आप लोन लेने की सोच रहे हो या फिर अपने मौजूदा लोन को क्लोज करने की। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अभिषेक द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं bankbazaar.com से। आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं एक्सपर्ट को और हमारा ईमेल आईडी आप जरूर नोट करें, moneyguru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप एसएमएस करें। एसएमएस करने के लिए कर्ज लिखना होगा, स्पेस देकर अपना नाम सवाल के साथ भेजें 575755। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आपके सवालों के जवाब हम लेंगे इस सेगमेंट में। हमारे साथ अभिषेक द्विवेदी है bankbazaar.com से। ध्यान रहे कि ये सवाल पिछले हफ्ते के हैं और आज जो सवाल आप हमें भेजेंगे उसे अगले लोन कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पहला सवाल है संदीप धर्मा जी का, नासिक से इन्होंने भेजा है। इनका सवाल पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये लोन पहले इन्होंने लिया था और बकाया काफी बढ़ चुका है। इस वक्त फोन लाइन पर संदीप हमारे साथ है। संदीप नमस्कार। सवाल एक बार इनका दोहराते हैं। इन्होंने पर्सनल लोन लिया था लगभग 12,000 का। ये आईसीआईसीआई बैंक से इन्होंने लिया, जिसका इन्होंने 7,000 रुपया चुकाया, लेकिन ईएमआई किसी कारण से ये कुछ समय बाद नहीं चुका पाए और ये बकाया बढ़कर अब 56,000 रुपए हो चुका है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप। संदीप जी नमस्कार। आप ये बताएं कि कितना पुराना मामला है और आपने फॉलोअप किया है बैंक के साथ, क्या क्या कहना है बैंक का इस पूरे मामले पर? एक्चुअली वो कैसे मैम, कभी मैंने 12,000 रुपए लोन लिया था, उसमें मैंने 7,000 रुपए भरा था मैंने तब, मतलब ऐसा मेरा इंस्टॉलमेंट था 980 रुपए का।
तो बाद में मुझे एक्चुअली मेरा एड्रेस चेंज हो गया, उन लोगों ने मुझे मतलब नहीं मिल पाया और मेरा जॉब भी चला गया था। तो 5 साल पकड़ के चलो, 5 साल में मैंने उनको तब मैंने भरा था, लेकिन अभी 5 साल में मेरा सिविल में नाम डाला है, तो अभी मेरे पास 56,000 रुपए मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, तो अब आपने कोई लिखित में इंफॉर्मेशन या फिर कोई एप्लीकेशन बैंक के सामने रखी है, बैंक मैनेजर से कोई बात करी है? क्योंकि आपने बताया कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वक्त इतनी रकम चुकाना। जी, उनका खाली मुझे एक एजेंट मिला था, मतलब जो रिकवरी के लिए आता है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप इतने पैसे भर दो। तो मैंने उनको बोला कि भाई इतना तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने 12,000 लिया तो 12,000 का मैं 20,000 भर सकता हूँ और मेरा सिविल से नाम निकाल लो, ठीक है। और 12,000 में से मैंने 7,000 ऑलरेडी तब पेड किया है। ऐसा भी कुछ नहीं का मैंने पेड नहीं किया, तभी मैं रेगुलर कस्टमर था। लेकिन बाई चांस जरा सा गड़बड़ मेरा भाई टीचर का, मैं भर नहीं पाया और मेरा मतलब जॉब चला गया था, तो उस टाइम में पा रहा था। ठीक तो है, अभी मैं भरने का राजी हूँ, मैं 20,000 भरता हूँ, 12,000 लेता हूँ, उसमें 7,000 भी मैंने भरा है, 5,000 मेरे पास बाकी थे, तो 5,000 के मैं अभी 20,000 भर देता हूँ, लेकिन अभी 56,000 रुपए मांग रहे हैं। संदीप आप ये बताएं कि आपने मेंशन किया है अपनी मेल के अंदर कि इस अमाउंट को आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्या बैंक इससे कम अमाउंट को सेटल करने के लिए राजी हुआ है या नहीं? नहीं, मैं बैंक में नहीं गया, लेकिन मैं अभी जाकर हो सकता है जमनती में ठीक है, आप संदीप बने रहे फोन लाइन पर। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं बताने के लिए कि अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रकम 56,000 आपकी आय के मुकाबले काफी ज्यादा है। अभिषेक, अगर हम इनकी इनकम की बात करें, लगभग 13,000 रुपए मंथली ये कमाते हैं और जाहिर तौर पर ये अमाउंट फिलहाल इनके लिए चुकाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पर्सनल लोन इन्होंने लिया है और समय से उसको चुकाया नहीं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगकर ये रकम इतनी बढ़ गई है। फिलहाल इनके पास शायद ऑप्शंस कम है, लेकिन क्या सलाह आप देंगे कि अब क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इनको बताना चाहूँगा कि बैंक इनको 56,000 क्यों बता रही है, 56,000 क्यों बताना चाह रही है। जब भी आप लोन लेते हो बैंक से, तो इनिशियली जो आप पे करते हो आपको ईएमआई में कन्वर्ट होती है, जो आपको इक्वल मंथली स्टेटमेंट आप जॉब देते हो उनको। और जो भी आप ईएमआई देते हो इनिशियली पीरियड्स में, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट कम होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी जैसे आपने मान लीजिए आपने इस केस में 12,000 का लिया, 12,000 में मान लो आपका जो टोटल रीपेमेंट पीरियड था, मैंने एज्यूम किया कि 5 साल का है। 5 साल में ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने पहले साल की ईएमआई दी तो आपका जो 1/5 उसका आपका चला जाएगा। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपका 70% फर्स्ट ईयर में जो दोगे आप सिर्फ ब्याज दोगे और धीरे धीरे आपका ब्याज की कंपोनेंट कम जाती है और प्रिंसिपल की बढ़ते जाती है। तो जो भी आपने पे किया है अभी तक, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितना आपने ब्याज चुकाया है और कितना प्रिंसिपल चुकाया है। तो सबसे पहले वो बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऑब्वियसली पे नहीं करते हो तो वो बैंक उस पर इंटरेस्ट लगाती रहती है और आपका बढ़ के, जैसे आपने बताया आपने 4 साल तक पे नहीं किया, तो 4-5 साल का वो सारा एक्यूमुलेट होकर आपका इंटरेस्ट रेट काफी हाई हो गया, जबकि आपका प्रिंसिपल काफी कम था। ऐसे काफी केस होते हैं इनफैक्ट, और बैंक इसी को एनपीए बोलती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां पर वो जो भी उनसे लोन लेते हैं वो लोन उसको चुकता नहीं कर पाते हैं। इस केस में मैं इनको रेकमेंड ये करूंगा कि मुझे लगता है कि होप है यहाँ पे, ये बैंक में जाएं, बैंक में सीनियर अथॉरिटीज से मिलें, मैनेजर से मिलें, उनसे बात करें, उनको बताएं अपनी स्थिति, इनको बताएं कि जैसा कि मैंने सुना इनसे, ये बोल रहे हैं कि ये 20,000 अभी और देने को तैयार हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मैनेजर से बात करें, और मेरे ख्याल से शुरुआत 20,000 से न करें, शुरुआत 10,000 से करें, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे नेगोशिएट होकर 20,000 में बैंक को मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बैंक के हिसाब से देखो तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट इनकम काफी लूज कर रही है, बहुत ज्यादा। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि उनको अपना, पहली बात है कि वो अपना प्रिंसिपल लूज नहीं करेंगे, दूसरी बात कि उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ पे कर दिया और 20,000 और देना चाह रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल का 12,000 ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक से थोड़ा नेगोशिएट करें, 10,000 से शुरू करें और रिक्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि 20,000 तक इनका काम हो जाना चाहिए। संदीप, कुछ यहाँ पर सोल्यूशन जरूर निकला है आपकी प्रॉब्लम का। आप किसी सीनियर मैनेजमेंट से बात करें बैंक में, वहां पर पक्ष रखें कि आप इतनी बड़ी रकम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके चुका सकते हैं, या फिर सेटलमेंट की जो अमाउंट है उसे भी कम करने के लिए आप बैंक को बोल सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आप लोग भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी आप नोट करें, moneyguru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप SMS करें कर्ज लिखकर अपना सवाल 57575।
चलिए अब शुरुआत करेंगे ईमेल्स को लेकर और सबसे पहला जो ईमेल है वो मीनाक्षी राहुल पृथ्वी जी का है। इन्होंने मेंशन किया है अपने बारे में कि हाउस वाइफ है और ब्याज और ट्यूशन के जरिए लगभग 1.5 लाख रुपए तक की रकम ये कमा लेती हैं। पिछले 2-3 साल से इन्होंने ITR भी फाइल किया है। जानना ही चाहती हैं कि हाउस वाइफ है क्योंकि और कहीं जॉब तो नहीं कर रही है, ऐसे में अगर ये लोन के लिए अप्लाई करती हैं क्या होम लोन इनको मिल पाएगा अभिषेक? जी हाँ, देखिए अगर ITR फाइल कर रही हैं तो मतलब इनकम इनकी है ऑब्वियसली, तो इस केस में होम लोन मिलनी तो होम लोन मिलना चाहिए इनको, लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी इनकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकम कम है तो हिसाब से उसी हिसाब से इनको होम लोन मिलेगा। लेकिन अगर ITR फाइल करें इसका मतलब इनके पास इनकम सोर्स है और ट्रस्टेड इनकम सोर्स है, तो इसलिए होम लोन मिलने में तो इनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 1.5 लाख आपने बताई है अपनी सालाना आय, तो उस लिहाज से आपको 20 साल के लिए शायद अप्लाई करती हैं तो लगभग 5 से 5.5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। और साथ ही कई अहम चीजों का आप ध्यान रखें, चाहे फिर ब्याज दरें हो, प्रोसेसिंग फीस, EMI और प्री पेमेंट चार्जेस पर जरूर आप चेक कर लें कि आपने अगर फ्लोटिंग रेट पे लिया है या फिर फिक्स रेट पर अगर आप लोन चुनती हैं तो आपको कितना क्लोजर करते समय चार्जेस ओवरऑल पड़ेंगे। चलिए आखिरी सवाल एक मेल के जरिए लेते हैं। मनोज जी ने सवाल भेजा है और इन्होंने मेंशन किया है कि यूएस में इन्होंने 2010 से लेकर 2013 के बीच में काम किया और वहां से जब ये लौटे तो इन्होंने यहां इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी इसी साल। लेकिन आगे इन्होंने लिखा है कि ये अब वापस यूएस जा चुके हैं, लेकिन जो रकम इन्होंने प्रॉपर्टी में यूज करी है वो उस आय की है जो उन्होंने अमेरिका में कमाई है। यानी कि टैक्स को लेकर थोड़े सा ये उलझ गए हैं कि 2013 में जो ITR इन्होंने फाइल किया उसमें इस प्रॉपर्टी की कोई मेंशन नहीं थी। ऐसे में इस गलती को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं और ओवरऑल इनको टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा समझाएं कि वहां पर अगर इन्होंने अमाउंट यहां आके यूज किया है उस आय का तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? नहीं, देखिए ये यूएस में इन्होंने ये गए हैं, लेकिन मैं ज़ूम कर रहा हूँ H1 वीज़ा पे गए हैं तो स्टिल ये रेजिडेंट इंडियन ही हुए। और दूसरी बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सोर्स इन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है। ये एक रेजिडेंट इंडियन है और इन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ऑब्वियसली इससे जो रिलेटेड टैक्स हैं इनको तो वो भरने ही पड़ेंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपने एक प्रॉपर्टी ली है तो उसका एक नोशनल रेंट, अगर आप रेंट ले रहे हो तो एक्जैक्टली वो आपकी इनकम हो जाएगी। अगर रेंट पे नहीं लगाया आपने तो उसका एक नोशनल रेंट होता है कि टिपिकली उस एरिया में कितना रेंट चल रहा है, उसको आपकी इनकम सोर्स कंसिडर करके उस पर आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो जहाँ तक रेंट का सवाल है वो डेफिनेटली को देना पड़ेगा। अगर इन्होंने शो नहीं किया है तो डेफिनेटली ये रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगले जो इनको जो नेक्स्ट ITR फाइल करेंगे उसमें ये शो करना चाहिए इनको। तो चलिए, अब अगली ITR में जरूर इसको मेंशन कर सकते हैं। और जॉइंट नेम पर है तो टैक्स डिडक्शन भी आप इक्वली ले सकते हैं 50-50%। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। अभिषेक का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और साथ ही अपने दर्शकों को भी बता दें, अपने सुझाव या सवाल आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल ID नोट करें moneygrow@zmedia.sngroup.com या फिर SMS करें कर्ज लिखकर अपना सवाल 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।